बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन। आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 14 जो कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, उसका तसलसल है। कल हमने एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसिड रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम फर्टिलाइजेशन जो कि जब गैमीट्स मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि जानदारों में फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। तो 10th की बायो के अंदर खरगोश की फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया गया है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अपने तमाम नए व्यूअर्स को जो मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बिल आइकन के बटन को भी दबा दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरी लेक्चर्स को पढ़ भी लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन सा अमल है और मुख्तलिफ जानदारों में फर्टिलाइजेशन किन तरीक़ों से होती है। तो बेटा फर्टिलाइजेशन दरअसल जो गैमीट्स होते हैं बेटा, गैमीट्स जिसमें क्या आ जाते हैं बेटा, एग और स्पर्म, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि एग और स्पर्म जो हैं ये मादा में होता है, एग और स्पर्म जो होता है वो नर में होता है। तो इनके मिलने से, इनके आपस में मिलने से जब एक नया सेल बनता है जिसे हम ज़ायगोट कहते हैं, तब हम कहते हैं कि क्या हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। और ये एक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। होता क्या है कि एग के अंदर जो स्पर्म के दाखिल होने का जो प्रोसीजर है, हम उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब एक स्पर्म जो होता है वो एग के अंदर दाखिल हो जाता है, तब हम ये कहते हैं कि वो अब एग नहीं रहा, हम फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे, और उसका दूसरा नाम हम उसे ज़ायगोट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ज़ायगोट बनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब क्या हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। ये जो सेल है ये अब क्या कहलाएगा बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, ज़ायगोट कहेंगे बेटा। ठीक हो गया बेटा। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये ज़ायगोट बनने का अमल है, ये मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ होता है। तो फर्टिलाइजेशन के मेथड देखे गए, उसको मज़ीद डिस्कस किया गया, तो पता चला कि फर्टिलाइजेशन जानदारों में दो तरह से होती है। एक होती है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मुख्तलिफ जानदारों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मुख्तलिफ जानदारों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अब बेटा होता ये है कि जो नर और मादा होते हैं, ये मैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि नर और मादा के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो होता है, इनका आपस में जो मिलाप होता है वो जिस्म के बाहर होता है, यानी वो अपने गैमीट्स को जिस्म से बाहर ही फर्टिलाइज करते हैं। जैसा कि आपको यूँ बताऊँ मैं कि एम्फीबियंस हो गए, उसके बाद ये हो गया मछलियाँ हो गई जो कि आबी जानवर हैं, ये अपनी फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये अपने गैमीट्स को पानी के अंदर जो है वो सेक्रेट कर देते हैं। यानी कि अगर मादा फिश है, मादा मछली है, वो अपने एग को पानी के अंदर रिलीज़ कर देगी, और उसके बाद जो नर मछली है वो अपने स्पर्म को पानी के अंदर रिलीज़ कर देगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये दोनों गैमीट्स जो होते हैं ये पानी के अंदर तैर कर जो स्पर्म होते हैं वो मूव कर सकते हैं, लेकिन एग जो है वो मूव नहीं कर सकता। तो स्पर्म जो होते हैं वो तैर कर एग के पास जाते हैं, उसे जाके फर्टिलाइज कर देते हैं। अब ये किसी जिस्म के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, बल्कि ये जिस्म के बाहर हुई है। तो इस तरह से हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जानदार होते हैं उनके गैमीट्स के ख़त्म हो जाने का, तबाह हो जाने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे जानदार ऐसे होते हैं जो उनके मछलियों के अंडे खा जाते हैं। तो उनको उससे बचने के लिए वो अपनी डिमांड से ज़्यादा जो है वो गैमीट्स पैदा करते हैं, यानी मछली जो होती है वो ज़्यादा अंडे पैदा करती है। अब उसमें से कुछ अंडे जैसे जो होते हैं जो जानदार खा जाते हैं, बाकी जो होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और नए जानदारों में नमो पा जाते हैं। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि एम्फीबियंस हैं, उसके बाद कुछ
वर्टिब्रेट्स जिसमें मछलियाँ हो गई और बहुत सारे आबी जानवर जो हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब आ जाते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बेटा होता ये है कि बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो कि अपने गैमीट्स को अपने जिस्म से बाहर सेक्रीट ही नहीं करते, बल्कि उधर उन जानदारों के जो गैमीट्स होते हैं उनके मिलाप के लिए उन दो जानदारों का यानी नर और मादा का एक दूसरे के करीब आना ज़रूरी हो जाता है। जब नर और मादा आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसमें जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल की जो बर्थ कैनाल होती है जिसे हम वजाइना कहते हैं उसके अंदर वो मुंतकिल कर देता है, और जिस्म के अंदर ही जो फर्टिलाइजेशन होती है यानी स्पर्म जाकर जिस्म के अंदर ही एग को फर्टिलाइज करते हैं और वो ज़ैगोट में तब्दील हो जाता है। अब होता ये है कि कुछ जानदार जो होते हैं वो अपने जो ज़ैगोट होता है यानी कि जो एग जब फर्टिलाइज होता है वो ज़ैगोट में तब्दील हो गया, अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो एक शेल यूज़ करते हैं। यानी जिस तरह आप देखें वो जानदार जो अंडे देते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो जानदार है जो उनका बच्चा जो ज़ैगोट जो बच्चा बन रहा है उसको एक मखसूस शेल में बंद कर देते हैं, जैसा कि एग हो गया। एग अब देखें वो जो एग है वो फर्टिलाइज तो जिस्म के अंदर हुआ है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो एक एग के अंदर हो रही है, एक शेल के अंदर हो रही है, जो कि वो एक हिफाजती तय होती है जो कि उस ज़ैगोट की हिफाजत करती है। उसके बाद अगर आप देखें कि बाज़ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, यानी वो अपने पेट के अंदर ही बच्चे को पालती है, पेट के अंदर ही बच्चे की हिफाजत करती है और सेफली उस बच्चे को वो क्या करती है, बर्थ देती है, यानी उसकी पैदाइश करती है। तो ये जो मेथड थे बेटा ये एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के मेथड थे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ, मैमल्स सारे जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो जानदार जो अंडे देते हैं वो सारे क्या करते हैं बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब आपकी बुक के अंदर डिटेल में डिस्कस किया गया है कि खरगोश में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है और किन तरीक़ों से होती है। नर और मादा के हम इसे कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे कि नर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है और जो मादा है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, और उनकी डायग्राम को भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे बेटा। अब होता क्या है बेटा कि खरगोश में नर और मादा होते हैं। नर के अंदर जो होते हैं बेटा टेस्टिस होती हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और मादा के अंदर क्या होते हैं बेटा, ओवरीज होती हैं। तो उनके अंदर जो होती है वो फर्टिलाइजेशन इन खरगोश के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, यानी खरगोश को अपने स्पर्म मादा के अंदर छोड़ने पड़ते हैं। तो होता क्या है बेटा, अगर हम खरगोश का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो उसमें बेटा क्या होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, मुंसलिक नालियाँ होती हैं, एज़ाए तनासुल होता है बेटा। जो एज़ाए तनासुल होता है यही मेन किरदार अदा करता है स्पर्म को फीमेल के अंदर मुंतकिल करने में। उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं बेटा, वो ग्लैंड्स जो कि स्पर्म को सेहतमंद रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब होता क्या बेटा, होता ये है कि नर खरगोश के अंदर दो टेस्टिस होते हैं बेटा, और टेस्टिस एक थैली में बंद होते हैं। उस थैली को हम स्क्रोटम कहते हैं, जो कि जिस्म से नीचे लटकी हुई होती है, जो कि टेस्टिस के टेस्टिस का जिस्म के नीचे लटका होना दरअसल स्पर्म के दजात को मेंटेन रखने में मददगार साबित होता है। अब बेटा इसी हर टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी बलदार नालियाँ होती हैं जिन्हें हम सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं बेटा। यही सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स ही होती हैं कि जिनके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद एक और स्पर्म के टेस्टिस के ऊपर एक नाली होती है, बलदार नाली, जिसे हम एपिडिडिमिस कहते हैं। एपिडिडिमिस में सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनने के बाद ये इस एपिडिडिमिस में आ जाती हैं। फिर एपिडिडिमिस से एक नाली निकलती है जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, यानी स्पर्म यहाँ से मुंतकिल होते हैं और स्पर्म यहाँ से आते हुए आ जाते हैं वो जगह जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं बेटा। अब यूरेथ्रा वो जगह है जो कि यूरिनरी ब्लैडर और स्पर्म डक्ट को आपस में मिलाता है। यानी मैं आपको यूँ कहूँ कि ये यूरिनरी ब्लैडर है यानी जिसके अंदर पेशाब ज़ख़ीरा होता है, और ये नाली स्पर्म की नाली है। अब होता क्या है कि पेशाब निकलने के लिए और स्पर्म निकलने के लिए एक ही कॉमन नाली है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं बेटा। यूरेथ्रा के ज़रिए क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन करता है खरगोश, जब मिलाप करता है तो उस वक्त इसी नाली से ही
क्या निकलता है बेटा, स्पर्म रिलीज होते हैं, पेशाब रिलीज नहीं होता। लेकिन जब पेशाब रिलीज होता है तो उस टाइम स्पर्म रिलीज नहीं होते। तो ये जो बेटा नाली है ये कॉमन नाली है स्पर्म के लिए भी और पेशाब के लिए भी। अब होता क्या है बेटा, जब स्पर्म यहाँ से आते हैं, अब स्पर्म की पीएच को मेंटेन करना है, स्पर्म को खुराक मुहैया करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स कॉपर ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड होते हैं बेटा, जो कि पेशाब की स्पर्म की पीएच को भी मेंटेन करते हैं, यानी तेजाबियत को, और उसके बाद स्पर्म को ग़िज़ा भी फराहम करते हैं। अब बेटा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं कि जिस्म से बाहर जो एज़ा होते हैं, अब उसमें एक आ जाता है बेटा एज़ाए तनासुल जाता है, जो कि यहाँ पे होता है, और उसके बाद टेस्टिस आ जाते हैं बेटा। अब जो एज़ाए तनासुल है, यहाँ से सेमन रिलीज होती है बेटा। क्या रिलीज होती है बेटा? सेमन। ये जो सेमन है बेटा, ये मजमूआ होता है स्पर्म प्लस फ्लूइड का। अब वो जो सेमन होती है, इसके अंदर 10% स्पर्म होते हैं और 90% जो होता है वो फ्लूइड होता है, जो कि स्पर्म को ग़िज़ा फराहम करता है और स्पर्म को ज़िंदा रखने में मददगार साबित होता है। ठीक हो गया बेटा। तो ये एक बुनियादी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नर खरगोश का, और ये नर खरगोश इस यहाँ पर स्पर्म बनेंगे, स्पर्म डक्ट से स्पर्म आएंगे, फिर आएंगे यूरेथ्रा से होते हुए, फिर ये एज़ाए तनासुल से खरगोश जो होगा वो फीमेल के अंदर उसको मुंतकिल कर देगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये एक नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हम आते हैं कि जो मादर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो होती है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। पहले हम देखते हैं कि मादर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मादर रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो बेटा मादर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं। अच्छा, उसके बाद होते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स। अब ये 2 ओवरीज होगी बेटा, ये होगी फ्लोपियन ट्यूब्स, यहाँ पर जो होता है वो एग रिलीज होता है। उसके बाद यूट्रस आ जाती है, जिसे हम बच्चादानी कहते हैं। यहाँ पर जो ज़ायगोट होता है वो आके जुड़ता है और यहाँ पर ही एक बच्चे की नशोनुमा शुरू हो जाती है। फिर बर्थ कैनाल है बेटा, बर्थ कैनाल से ही जो है वो बच्चे की पैदाइश होती है। फिर सिर्विक्स आ जाती है। सिर्विक्स वो जगह होती है जहाँ पर बेटा मेल जो है वो अपने स्पर्म को कलेक्ट करता है। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि ओवरी, दोनों ओवरी में से एक ओवरी या हो सकता है 2 ओवरी भी एक्टिव हों। जो इंसान है उसके अंदर एक ओवरी एक्टिव होती है। अब हर ओवरी अपना एग जो होता है वो इस फ्लोपियन ट्यूब में मुंतकिल कर देती है यहाँ पर। अब एग जब यहाँ पे मुंतकिल हुआ तो एग यहाँ से होता हुआ आएगा इधर। अब यहाँ पर मेल जो है वो अपने स्पर्म जो होता है वो रिलीज कर देता है। जब स्पर्म रिलीज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ से होते हुए स्पर्म मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एग हरकत नहीं कर सकता बल्कि स्पर्म हरकत कर सकते हैं। तो एग यहाँ से मूव करते हुए आ जाते हैं यहाँ पर, स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर एग को वो फर्टिलाइज कर देते हैं। अब एग फर्टिलाइज में हो गया, एग जो है वो ज़ायगोट में तब्दील हो गया। अब फिर एग यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आकर जो कि यूट्रस है जिसे हम बच्चादानी कहते हैं, यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है। जब वो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा, अब उस ज़ायगोट के अंदर जो तकसीम है, जो आप कहते हैं कि डेवलपमेंट, यूँ कह लूँ कि ज़ायगोट के अंदर माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से, और यहाँ पर उस बच्चे की जो नशोनुमा होगी वो शुरू हो जाएगी। अब होता ये है बेटा कि यूट्रस और एम्ब्रियो के दरमियान एक ताल्लुक बन जाता है। उस ताल्लुक को हम प्लेसेंटा कहते हैं बेटा। अब वो प्लेसेंटा ही है जो कि एम्ब्रियो को, जो बच्चे को ग़िज़ा फराहम करता है, जो बच्चे को ऑक्सीजन फराहम करता है, और जो ताल्लुक है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लेसेंटा कहते हैं। अब खरगोश के अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो मौसम गर्मा में बहुत कम होता है, या वो मौसम गर्मा में रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, वो काबिल ही नहीं होते। लेकिन सर्दियों के मौसम में ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं खरगोश। और तकरीबन 30 से 31 दिनों में एक खरगोश जो होता है वो नए बच्चे को जन्म दे देता है, उनकी पैदाइश कर देता है। ठीक हो गया बेटा। तो ये खरगोश का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। लॉन्ग के लिए
सब क्वेश्चन बहुत अहम है, शॉर्ट के लिए भी बहुत अहम है, तो इनको आपने याद करना है, समझना है। अगर इसमें से आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो या आप मुझके जहन में कोई सवालात आ रहे हो तो आप सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें भी मैं आपको इसके जवाब दे दूंगा। अपने जो है मतलब क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए लेक्चर के लिए हाज़िर हूँगा मैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।